So, good afternoon all. Let's start with lecture number 26 and we are dealing with emergency provisions. ठीक है? Emergency का क्या मतलब है? What is emergency? Normal terms में हम बात करें तो कुछ ना कुछ abnormal है कि नॉर्मल जैसा कुछ नहीं है, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन एकदम से आ गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इन चीजों को पहले ही ध्यान में रखा और इस चीज से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस बना दिए। उन प्रोविजंस को आपके पार्ट 18 में डाल दिया। ठीक है, आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक जो है दे विल डील विद इमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, तो देखो पहले कुछ और था इमरजेंसी प्रोविजंस को लेकर के, बट 1975 के सिनेरियो को देखते जब नेशनल इमरजेंसी लगी तो कुछ चेंजेस आए उसमें, है ना। तो हम वो धीरे धीरे सारी चीजें करेंगे। आफ्टर दैट ये बेसिकली क्या है, ये प्रोविजंस क्यों लेकर के आए, टू मीट द एबनॉर्मल सिचुएशन इन द कंट्री। ठीक है, तो उस वक्त क्या करना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ता है ना। और ये क्या है बेसिकली, जब सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी पे कोई बात आएगी तो इमरजेंसी प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। ठीक है, तो ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम ऑल पावरफुल, है ना। सारी लॉ मेकिंग की ताकत सब कुछ किसके पास आ जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। और बाकी सब सबऑर्डिनेट रहेंगे इसके। तो बेसिकली स्टेट्स जो है वो टोटल कंट्रोल में रहेंगे आपके जो है यूनियन गवर्नमेंट के। और दूसरा क्या है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो यूनिटरी में तब्दील हो जाएगा, है ना। यूनिटरी का मतलब ये होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। फेडरेशन में क्या होता है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी है। अभी उल्टा हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर चली जाएगी और अगर होगी भी तो ओवरराइड किसकी करेगी, यूनियन की, है ना, सेंटर की। तो ये रहेगा। तो हम इसमें बेसिकली तीनों तरह के इमरजेंसी से डील करेंगे। द फर्स्ट वन इज नेशनल इमरजेंसी, दूसरी जो स्टेट इमरजेंसी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल, तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, और दूसरा नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल में क्या फर्क है। उसके बाद क्रिटिसिज्म कि क्या प्रॉब्लम है इन प्रोविजंस में, इसका फंडामेंटल राइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इनका। ठीक है, चलिए सबसे पहले आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट वन इज 352। 350 में क्या है कि प्रोक्लेम कैसे की जाएगी, है ना, उसकी घोषणा कैसे की जाएगी इमरजेंसी की। देन अनदर वन इज अब उस प्रोक्लेमेशन से क्या इफेक्ट होगा। देन 354 एप्लीकेशन कैसे होगी इन प्रोविजंस की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन। कि जैसे पहले तो नॉर्मल क्या है, नॉर्मल सेंटर स्टेट में फाइनेंशियल रिलेशंस होते हैं, अब इमरजेंसी के टाइम पे क्या होगा। ठीक है, 355 अब यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है किसको प्रोटेक्ट करना, स्टेट्स को। किसके अगेंस्ट, कोई भी एक्सटर्नल पावर अगर अग्रेशन शो करे या फिर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस हो तो किसकी ड्यूटी है, स्टेट्स को सेव करना, यूनियन गवर्नमेंट की। ऐसा सेंटर स्टेट रिलेशन में भी लिखा हुआ है। बदले में क्या होगा, आप देखो जब वो अपनी जो है वो ड्यूटी करेंगे बेयर, तो अब कुछ स्टेट को भी करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनको काम करना पड़ेगा, सेंटर की डायरेक्शन को मानना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, है ना। प्रेसिडेंट रूल की ये दो कंडीशंस तो हैं। देन 356 क्या कहता है, अगर स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए, मतलब स्टेट जो संविधान के अकॉर्डिंग काम ना करे, तो फिर प्रेसिडेंट रूल लगता है। कौन रेकमेंड करता है, गवर्नर जाकर के, स्टेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो देश में अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाएगी। फॉर एग्जांपल नागालैंड या मणिपुर, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कोई स्टेट ऐसी कोशिश करे कि वो यूनियन से अलग हो। तो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356, 356 के तहत। अब यहाँ पर तो क्या हो गया, प्रेसिडेंट रूल है ये 356, प्रेसिडेंट रूल लग गया तो लेजिस्लेटिव पावर किसके हाथ में रहेंगी, स्टेट के या सेंटर के, उसके बारे में बात करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट 358 कि आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। देखो उसको लेकर के सिचुएशन है कि किस किस बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर होगी तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने के लिए अलग से कोई नोटिफिकेशन नहीं देनी पड़ेगी। जब भी बोला जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी इन प्लेस, ऑटोमेटिकली समझ लो कि आर्टिकल 19 गया। ठीक है, और जैसे ही वापस आएगी नॉर्मल सिचुएशन, आर्टिकल 19 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, 359 दूसरा फंडामेंटल राइट्स
उनका क्या होगा इमरजेंसी के ड्यूरेशन में, है ना? उनके लिए प्रेसिडेंट जो है नोटिफिकेशन लाते हैं कि इस फंडामेंटल राइट को आपसे लिया जाता है 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है? चलिए 359A एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट टू द स्टेट ऑफ पंजाब, ये रिपील कर दिया गया है, अभी नहीं है ये, ठीक है? देन 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या, ठीक है? तो हमारा बेसिकली ज्यादा ध्यान किस पर रहेगा, 352, 356, 358, 359 एंड 360. These are the most important articles, ठीक है? पर आपको याद होने चाहिए सारे किस आर्टिकल में क्या बात की गई है। चलिए अब ये कहते हैं कि इमरजेंसी प्रोविजंस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक बार देख लेते हैं कि कहां से क्या बेसिकली हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ी इन प्रोविजंस की, या कहां से क्या स्टार्टिंग। देखिए जब हम इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट कर रहे थे, अपनी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो हमारा देश पार्टीशन जैसी समस्या से, कम्युनल राइट्स और इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इन सारी समस्याओं से जूझ रहा था। हमने देखा कि भाई ये सारी प्रॉब्लम्स जो है देश को इंडिपेंडेंस के साथ मिली। तो अब क्या है कि उनको नॉर्मल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म था उससे इन प्रॉब्लम्स से डील नहीं किया जा सकता था, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि भाई इमरजेंसी प्रोविजंस को इंक्लूड करना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आगे फर्दर हमें कभी देखने को मिले तो, ठीक है? दूसरा क्या है, ये क्या करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को आर्म करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है? किस चीज के लिए, नेसेसरी अथॉरिटी के लिए, टू डील विद सच सिचुएशन इन द स्टेट्स, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट ये कहां से इंस्पायर हुए हम, वेमर जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो हिटलर क्या करेगा, जर्मनी वी कैन रिलेट दैट टू हिटलर। हिटलर क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स ले लेगा, है ना? और ऐसी सिचुएशन चलाएगा जहां वो एक इंसान पूरा पावरफुल हो, बाकी किसी की सुनेगा ही नहीं। तो रिलेट कर सकते हैं ये इमरजेंसी प्रोविजन जो किससे रिलेटेड होंगे, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है? और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी इनका मेंशन मिलता है, ठीक है? अब ये क्या कहता है कि वहां प्रोविजन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 में, क्या, टू टेक अवे द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स, स्टेट्स की ऑटोनॉमी को, फ्रीडम को कर्टेल किया जा सकता है, लिया जा सकता है ड्यू टू वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ग्राउंड ये रहेंगे, या तो युद्ध जैसी स्थिति हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है? या फिर कोई मिनिस्ट्री अपना काम करने में फेल हो जाए तो, वो प्रेसिडेंट रूल वाली बात हो गई, है ना? उसी के जैसी बात है। चलिए पहले टाइप की इमरजेंसी पढ़ लेते हैं, आर्टिकल 352 जिसको मैंने कहा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है? कोई भी ग्रेव क्राइसिस आ जाए, ठीक है? या देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को कोई फिजिकल थ्रेट हो, है ना? फिजिकल थ्रेट कैसे हो सकता है, किसी कंट्री के साथ वॉर पे हो, या देश के अंदर ही कुछ लोग हथियार उठा ले, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये बेसिकली तब क्या होता है, सेंटर गेट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर। लेजिस्लेटिव का मतलब लॉ बनाने की, एक्ट बनाने की पावर, है ना? एग्जीक्यूटिव उनको एग्जीक्यूट करने की। तो ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली किसके हाथ में आ जाती है, यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। अब ये कह रहा है कि ग्राउंड्स ऑफ इमरजेंसी क्या क्या हो सकते हैं, 3 ग्राउंड्स मैंने बताए हैं, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? यही होना चाहिए, ठीक है? वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है? अब ये कहता है इंटरनल डिस्टर्बेंस और आर्म्ड रिबेलियन, ये क्या था, पहले का ये वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब क्या हुआ, एक बेसिकली इमरजेंसी 1975 की आई, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1978 में आया, उसने कहा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर नहीं होनी चाहिए इमरजेंसी, वर्ड को रिप्लेस करो, बी स्पेसिफिक कि किस सिचुएशन में होगा, ठीक है? ये होगा आर्म्ड रिबेलियन के केस में, ठीक है? आर्म्ड रिबेलियन, इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा दिया अंडर आर्टिकल अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44th, ठीक है? अप्रूवल क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, और इसको रिवोक कैसे किया जा सकता है, ठीक है? अप्रूवल देखो सबसे पहले तो किसका रिक्वायर्ड है, कंसेंट, कैबिनेट का कंसेंट रिक्वायर्ड है, क्योंकि पिछली बार ऐसा 1975 में ऐसा नहीं हुआ था। क्या हो गया था कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड किया एंड इमरजेंसी इंपोज हो गई, ठीक है? अब क्या होगा, कैबिनेट का
बेसिकली कंसेंट चाहिए होगा। ओके, सो द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन कॉन्करेंस। लिखित में देना पड़ेगा कैबिनेट को। हाँ, उनके बिहाफ पर पीएम कैन गिव, बट वो चाहिए उनके जो है वो आपके कैबिनेट के हिसाब से। और सेटिस्फेक्शन जरूरी है प्रेसिडेंट का, प्रेसिडेंट को भी लगना चाहिए कि हाँ इट इज द नेसेसिटी। 44th कौन से अमेंडमेंट से क्या चीज आई इमरजेंसी में, याद रखना है। ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें 75 के बाद आई है, क्योंकि 75 के बाद आई, जो कि 44 था आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, क्योंकि उसमें कोर्ट को लगा कि ये तो ज्यादती हो गई है, ये हाँ ज्यादातर 44th में आया है चेंज ना। तो 44th में क्या बोले ये लोग, प्राइम मिनिस्टर अलोन कैन नॉट मेक द डिसीजन, कि अकेले प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसीजन नहीं लेंगे, रिटन रिकमेंडेशन लगेगी किसकी, बिल्कुल पार्लियामेंट्री अप्रूवल, पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा। अब देखो एकदम से ऐसी सिचुएशन आ गई, क्योंकि हमें तो वो चीज भी ध्यान में रखनी पड़ेगी ना कि बाय चांस सेशन में नहीं है लोकसभा या राज्यसभा, ये भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। या ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप एक बाद जो सेशन वो जा चुका है, अभी सिटिंग पे नहीं है, तो क्या करेंगे, वेट थोड़ी करेंगे कि इमरजेंसी तब लगाएंगे, प्रोक्लेम कर देंगे प्रेसिडेंट उस टाइम पे, किसकी रिटर्न रिकमेंडेशन से, कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन से 1 महीना मिलेगा, फटाक से सेशन बुलाओ और उसको अप्रूव कराओ, ठीक है। जब इतनी इमरजेंसी आ जाए तो सेशन तो बुलाया ही जा सकता है, वेट थोड़ी करेंगे कि विंटर सेशन आएगा, समर आएगा या आपका मॉनसून सेशन आएगा तब हम करेंगे, नहीं, तुरंत बुलाया जाएगा। एवरी प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी लेड बिफोर ईच हाउस, ये याद रखना, दोनों हाउसेस का चाहिए, रिवोकेशन में दोनों का नहीं चाहिए, सिर्फ लोकसभा से काम चल जाएगा, प्रेसिडेंट भी रिवोक कर सकते हैं, पर जब अप्रूवल करने की बात आएगी तो दोनों हाउसेस का चाहिए, ठीक है। इफ ईदर ऑफ द हाउस डू नॉट अप्रूव प्रोक्लेमेशन विद इन द एक्सपायरी ऑफ 1 मंथ, इमरजेंसी विल सीज टू ऑपरेट, खत्म हो जाएगी, फिर नहीं काउंट करेगी अगर एक भी हाउस ने नहीं अप्रूव किया तो, ठीक है। विद इन 1 मंथ आपको अप्रूव करना पड़ेगा। ओरिजिनल ड्यूरेशन कितनी थी, 2 मंथ की, अभी 1 मंथ कर दिया है इसको कि विद इन 1 मंथ आपको अप्रूव करना पड़ेगा। किसने चेंज किया, बिल्कुल ड्यूरेशन, अगर दोनों हाउसेस अप्रूव कर देते हैं, लग गई ना इमरजेंसी, इमरजेंसी कब तक रहेगी, अब इसके लिए अप्रूवल चाहिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए, अभी आगे बढ़ रही है इसको, ठीक है। अगर हमें 6 महीने से ज्यादा इसको बियॉन्ड कंटिन्यूएशन में रखना है, अब देखो इनडेफिनेटली एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वॉर या ये सिचुएशन कितना लंबा चल सकती है, तो इसीलिए पावर दी कि इनडेफिनेट टाइम तक आप इसको बढ़ा सकते हो, बट हर 6 मंथ में पार्लियामेंट जो है इसको अप्रूव करेगी। जैसे 6 महीने खत्म होंगे, अगर हमें लग रहा है कि फिर से होनी चाहिए, फिर से अप्रूवल चाहिए, फिर से चाहिए, क्योंकि देखो अब उसमें तो बहुत ऑल्टर हो जाता है स्ट्रक्चर में, तो अब क्या चाहिए, उनको लगता है किसी गवर्नमेंट को लगे कि 6 से ज्यादा तो हम लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, बट रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसीलिए हर 6 मंथ में उनको बेसिकली इसको कंटिन्यू करने के लिए अप्रूवल चाहिए होता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है कि पार्लियामेंट अप्रूवल 6 महीने में चाहिए ही चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, और मेजोरिटी कैसे चाहिएगी, जाहिर सी बात है स्पेशल है ना। एवरी रेजोल्यूशन कंसर्निंग द इमरजेंसी, या तो अप्रूवल के लिए या कंटिन्यूएशन के लिए, दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन हो, हमें चाहिएगा क्या, स्पेशल मेजोरिटी, टोटल मेंबर्स की प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। कितना टफ है ना, कि टोटल मेंबरशिप की भी मेजोरिटी होनी चाहिए, 51% होना चाहिए, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग भी होने चाहिए। वहां पे 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग हो जाता है, जनरली हो जाता है ना। तो इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ऐसी भी तो सिचुएशन आ सकती है, लोकसभा की उम्र पूरी हो गई, 5 साल हो गए, अभी इलेक्शन होने वाले, डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को, बट इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई, तब क्या किया जाएगा, प्रोक्लेम कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट विल प्रोक्लेम, ठीक है। और अगर ये 1 मंथ का जो टाइम है ना, जो मिलता है ना अप्रूव करने के लिए, इस ड्यूरेशन में या इससे पहले अगर डिसॉल्व हो चुकी है लोकसभा की, मतलब कहने का मतलब ये है कि उसको अप्रूव करने के लिए लोकसभा प्रेजेंट नहीं है, तो फिर क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इमरजेंसी
30 डेज ऑफ फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा तक रहेगी। अब अगली लोकसभा आएगी, उसके 30 दिन तक रहेगी। लोकसभा के पास फिर से 1 महीने का टाइम है उसको अप्रूव करने का, है ना। आगे बात समझ में कि जैसे अगर लोकसभा सेशन में नहीं है तो हम ये थोड़ी वेट करेंगे इलेक्शन कराएंगे, फिर लोकसभा आएगी और फिर प्रोक्लेम कर दिया फटाक से। अब अप्रूवल के लिए लोकसभा चाहिए, तो लोकसभा कब, जब लोकसभा नई रिकंस्टिट्यूट होगी उसको 30 दिन मिलेंगे कि इसको अप्रूव करो या इसको जो है, हाँ एग्जैक्टली, है ना। मीन टाइम इसको राज्यसभा तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, मीनवाइल इसको राज्यसभा क्या करेगी, पास कर देगी, अप्रूव कर देगी, ठीक है। अब ये कहता है कि 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो आया उसने क्या किया, इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर दिया। कि किस ग्राउंड पे की है, क्यों की है, इसमें जुडिशरी कोई इंटरफेयर नहीं करेगी, है ना, क्योंकि वो चाहते थे ना ऐसा करना। पर क्या हुआ, इन्होंने कहा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और मिनर्वा मिल की जजमेंट में 1980s में कि ये जो है चैलेंज किया जा सकता है किन ग्राउंड्स पर, मेलाफाइड इंटेंशन। क्या इंटेंशन क्या थी इमरजेंसी लगाने के लिए, इस बेसिस पे हम इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। और जुडिशियल रिव्यू तो क्या है, बेसिक फीचर है ना। तो देखो पार्लियामेंट चाहेगी, या बेसिकली पॉलिटिकल जो है वो अरेना वो चाहेगा कि इसका जो जुडिशियल रिव्यू ना हो, और कोर्ट ये चाहेगी जुडिशियल रिव्यू हो। तो 38 में उनकी चल रही थी 38 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उन्होंने कहा कि नहीं अप्रूवल जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं होना चाहिए। 44 में बोले कि नहीं होगा, ठीक है। अगर वो इररिलेवेंट, अब्सर्ड या परवर्स रीजन की वजह से डिक्लेयर की गई है तो। चलिए अब रिवोकेशन की बात आती है। रिवोकेशन का मतलब इमरजेंसी को हटाना, ठीक है। कैसे हटाया जाएगा, प्रेसिडेंट जाहिर सी बात हटा देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करेंगे और वो हटा देंगे। अब किसी उसकी जरूरत नहीं है। कैन रिवोक द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी एट एनी टाइम, जब उनको सुटेबल लगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को सुटेबल लगे, प्रेसिडेंट को रिकमेंड करा करके एडवाइस करके उसको रिवोक करा सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाके बोल दे और प्रेसिडेंट इसको उनके एडवाइस पे रिवोक कर सकते हैं। पर पार्लियामेंट के पास भी पावर है अगर वो रिवोक करना चाहे तो, है ना। कैसे है, सिंपल मेजोरिटी से पास कीजिए, रिवोकेशन सिंपल से हो जाएगा। क्योंकि अब कुछ आप गलत नहीं करने वाले ना, आप कोई ऐसी चीज कोई चेंज थोड़ी कर रहे हो स्ट्रक्चर में, तो नॉर्मल पे लेके आ रहे हो तो आपको सिंपल से हो जाएगा। देन सिंपल इमरजेंसी 44 से आया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ऐसा भी हो सकता है अगर 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा वो स्पीकर को नोटिस दे, या फिर स्पीकर नहीं है, सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट को नोटिस दे दे, ठीक है। ऑफ द हाउस स्पेशल सिटिंग कॉल की जा सकती है और इस रेजोल्यूशन को डिसअप्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो रिवोकेशन का क्या है कि 1/10 मेंबर चाहे तो वो जाकर के बेसिकली इसको नोटिस दे सकता है स्पीकर को अगर सेशन में है तो, और अगर सेशन में नहीं है तो किसको देंगे नोटिस, प्रेसिडेंट को, ठीक है। और सम्मन करने की पावर किसके पास है, मैंने उस दिन बताया था DSP, डिसॉल्व, सम्मन एंड प्रोरोगेशन, ये प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें ये पावर प्रेसिडेंट के पास है। 14 दिन के अंदर अंदर सेशन बुला लेंगे, इसमें लिखा नहीं 14 डेज है ये, ठीक है। 14 दिन के अंदर अंदर इमरजेंसी सेशन बुलाएंगे फिर, ठीक है। कि इसको डिसअप्रूव करें, इसको कंटिन्यू करें या क्या करें इस इमरजेंसी का, ओके। तो अब ये इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई है ये थोड़ा सा देख लो। प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट या काउंसिल की सेटिस्फेक्शन से, 44 के बाद रिटन कैबिनेट ऑफ रिटन कॉन्फ्रेंस ऑफ कैबिनेट, ये चेंज आया। अप्रूवल 2 मंथ का था पहले, 1 मंथ का हो गया। देन कंटिन्यूएशन, उन्होंने कोई ऐसे इसके बारे में मेंशन नहीं किया था, इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हर 6 महीने में इसको अप्रूव करेगी। अब पहले ऐसा था डिक्लेयर होगी तो होगी, डिसाइड होगा बाद में कब उठेगी, ठीक है। तो ये हर 6 महीने में इनको बार बार अप्रूव करना पड़ेगा। ऐसे तो अब क्या होगा, अगर ये 6 महीने की लिमिट नहीं होती तो अब सपोज ये वाली गवर्नमेंट क्या करे, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे किसी भी ग्राउंड, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है, और इसको कंटिन्यू रखे,
टफ हो जाएगा ना बहुत। और अनलिमिटेड टाइम के लिए कंटिन्यू कर दे, फिर क्या हुआ? फिर तो सारी पावर खत्म, डेमोक्रेसी खत्म, इलेक्शन ही नहीं होंगे, है ना? तो अब देखना पड़ेगा हर चीज पे चेक तो लगाना पड़ेगा। 38 में अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्टेड जुडिशरी, अब ये कहता है 38 में कहता है जुडिशियल रिव्यू नहीं करोगे, इन्होंने कहा वो तो हम करेंगे अगर आपकी इंटेंशन मेलाफाइड है तो, इस बेसिस पे किया जा सकता है। रिवोकेशन की पावर पहले पार्लियामेंट के पास नहीं थी, प्रेसिडेंट कर सकते थे सीधे रिवोक, अब पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से बुला करके अगर 1/10 उनको नोटिस देते हैं तो कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, थोड़ा मतलब आ रहा है समझ में? या हाँ, इस पे क्वेश्चन जरूर करके देखना। अब ये कह रहा है इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट से पहले, अच्छा सेंटर स्टेट रिलेशन पर इफेक्ट होगा, ठीक है, ये मैंने सारा करा दिया ना आपको, अप्रूव कैसे होगा एंड 44 से क्या आया, 38 से क्या आया, तो मुझे इस पर दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा कुछ चीजें जो है वो थोड़ी सी नोट कर लो। The word national emergency is not mentioned in constitution. The word national emergency, ऐसे नेशनल इमरजेंसी नहीं दे रखा कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी दे रखा है, ठीक है। और अब जो है इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर President of India can declare even before the actual occurrence. डाउट भी लगे, सिचुएशन ऐसे लगे कि ऐसी हो सकती है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर इवन बिफोर, है ना। कैन ऑल्सो इशू, क्या क्या नहीं, जब भी मतलब उनको लगे कि ऐसी सिचुएशन आने वाली है, कैबिनेट को भी लगे ऐसी सिचुएशन आने वाली है, प्रोसीजर सेम रहेगा, पर ये करे कि इवेंट के अकर होने से पहले भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि चाइना जो है वो अटैक करने वाला है, तो ये थोड़ी देखेंगे इमरजेंसी लगाने के लिए कि एक बार अटैक करे तभी डिक्लेयर करे, तो इवन बिफोर भी हो सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, कैन इशू डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन, can issue different proclamation on different grounds. है, इसका क्या मतलब है कि सपोज सारी सिचुएशन एक बार हो गई, प्रेसिडेंट चाहे वॉर के लिए अलग प्रोक्लेमेशन दे दे, एक्सटर्नल अग्रेशन के लिए अलग दे दे, और इंटरनल सॉरी आर्म्ड रिबेलियन के लिए अलग दे दे, है ना। तो डिफरेंट ग्राउंड्स के लिए डिफरेंट जो है हाँ प्रोक्लेमेशन इशू की जा सकती है। चलिए, अच्छा एक तो मैंने कहा था कि अप्रूवल होता है पार्लियामेंट का, एक डिसअप्रूवल होता है, दोनों चीजें होगी ना। एक हो गया आपका डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल का मतलब है 6 महीने हो गए, अब आगे बढ़ाना है, पार्लियामेंट ये चाहती कि ना बढ़े, तो वो डिसअप्रूव कर देंगे उसको। एक होता है अप्रूवल कि हाँ बढ़ानी है या डिक्लेयर करनी है, दोनों में फर्क क्या है? देखो डिसअप्रूवल तो जो होता है सिर्फ लोकसभा करती है, ये लिख लो, डिसअप्रूवल सिर्फ लोकसभा कर सकती है, अप्रूवल के लिए दोनों हाउसेस चाहिए, है ना। डिसअप्रूवल सिंपल मेजॉरिटी से भी किया जा सकता है, अप्रूवल के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। अब रिवोक में बस थोड़ा सा चेंज ये है कि रिवोक प्रेसिडेंट चाहे तो खुद से भी कर सकते हैं, हाँ नहीं डिसअप्रूव नहीं कर सकते, डिसअप्रूव के लिए हाउस चाहिए, क्योंकि 6 महीने बाद दो ही चीजें होंगी, या तो अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा, है ना। डिसअप्रूवल इज डिफरेंट, प्रोक्लेमेशन इज डिफरेंट, है ना, रिवोकेशन इज डिफरेंट। रिवोक तो क्या है, अब हम खत्म करना चाहते हैं इसे, तो कैबिनेट जाके प्रेसिडेंट को बोल देगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है ना। पर डिसअप्रूवल इज डिफरेंट, डिसअप्रूवल के लिए सेशन बैठा, अब वो तो या तो 6 महीने के बाद अप्रूव करेगा उसकी एक्सटेंशन को, या उसको डिसअप्रूव करेगा। समझ में आया रिवोकेशन में डिसअप्रूवल में फर्क?
या नहीं चाहती है कि नहीं एक्सटेंड हो, समझे ना। डिसअप्रूवल तो उस ड्यूरेशन में भी चाहिए। डिसअप्रूवल का मतलब है बेसिकली हम नहीं चाहते इसको आगे। किसके बाद? हाँ हाँ हाँ, 6 महीने हो गए, अब सिचुएशन क्या है, अब उसको अप्रूव, अब उसको आगे करना है या नहीं करना है। हाँ, है ना। अब उसमें दो ही चीजें होंगी, या तो मोशन डिफीट हो जाएगा या फिर वो फिर कंटिन्यू रहेगा। तो कैबिनेट जाए और प्रेसिडेंट को बोल देंगे जी रिवोक कर दो, उसको रिवोकेशन बोलेंगे, है ना। चलो ये था। अब बात करते हैं इफेक्ट का, कि इफेक्ट क्या पड़ेगा। 3 चीजों पे इफेक्ट पड़ सकता है। पहले तो किसके ऊपर, सेंटर स्टेट के रिलेशन कैसे हो जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली, लोकसभा की टर्म में और स्टेट असेंबली की टर्म पे, मतलब उनकी लाइफ पे 5 साल है या कितना है इस पे। देन फंडामेंटल राइट्स पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। कुछ चीजें हम एक्सटेंसिवली सेंटर स्टेट रिलेशन में पढ़ेंगे, पर अभी मैं आपको सारा ओवरव्यू दे देती हूँ। तो अब क्या है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लेजिस्लेट कर सकती है ऑन स्टेट सब्जेक्ट। सबसे पहले देखो रिलेशन क्या है सेंटर और स्टेट के बीच में। सबसे पहला तो लेजिस्लेटिव रिलेशन, दूसरे एग्जीक्यूटिव रिलेशन, तीसरे फाइनेंशियल रिलेशन। 3 तरह के तो रिलेशन है सेंटर स्टेट के बीच में। अब तीनों पे हम डिफरेंट डिफरेंट पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो एग्जीक्यूटिव पे। एग्जीक्यूटिव पे क्या फर्क पड़ेगा। इन नॉर्मल टाइम्स, इन नॉर्मल टाइम्स सेंटर सेंटर कैन इशू executive direction, can issue executive direction on specific issues only, on specific issues only. बट इमरजेंसी में कंप्लीट कंट्रोल हो जाता है सेंटर का, कि किसी भी चीज पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर सकती है। ये चेंज हो गया है ना एग्जीक्यूटिव पावर्स में। नेक्स्ट लिखो लेजिस्लेटिव पावर में क्या चेंज होगा। एक्ट्स अब कौन बनाएगा, किसके हाथ में पावर है, क्या हो सकता है। अब इसमें क्या होगा, यूनियन कैन मेक लॉज ऑन any subject mentioned in state list. अब इसका मतलब ये नहीं है, अब देखो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी भी सब्जेक्ट, पहले तो क्या है नॉर्मल सिचुएशन में क्या है, तीनों लिस्ट डिवाइडेड है। सेंटर किस पे बनाएगा, स्टेट किस पे बनाएगी और कॉन्करेंटली किस पे बनाएंगे। बट इमरजेंसी के सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे बना सकती है। पर क्या इससे मुझे ये बताओ स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर खत्म हो गई। तो इसका मतलब वो अगर ट्रांसफर हुई तो इसका मतलब खत्म हो गई स्टेट की। जी नहीं, स्टेट कैन स्टिल मेक द लॉज बट ओवरराइडिंग पावर विल बी विद यूनियन सेंटर। अब ये छोटी छोटी सी बातें हैं, कान ऐसा नहीं कि स्टेट उस टॉपिक पे रूल नहीं बना सकती, लॉ नहीं बना सकती, दे कैन स्टिल मेक। पर चलेगी किसकी, अगर कॉन्ट्राडिक्टरी लगा तो यूनियन की बात चलेगी, है ना। ओवरराइडिंग पावर किसके पास है, यूनियन के पास। उसके पास अब उसको अगर प्रोविजन अच्छा नहीं लगा तो फटाक से चेंज कर सकते हैं। तो दे स्टिल हैव अ लेजिस्लेटिव पावर बट दे आर ओवरराइडेड बाय सेंटर। ठीक है, लिखो इस लाइन को, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ स्टेट is not suspended. Legislative power of the states is not suspended, but overriding powers are with Parliament, and constitution becomes
unitary, unitary rather than federal. Law made by parliament, law made by parliament on state list, on state list. Law made by parliament on state list becomes inoperative, becomes inoperative after 6 months. After 6 months. After emergency ceased to operate. After emergency ceased to operate. है ना, कि जब अब बना दी सेंटर ने स्टेट लिस्ट पे लॉ, पर कब तक चलेंगे वो, जब तक इमरजेंसी और उसके 6 महीने के बाद अपने आप से खत्म हो जाएंगे वो। अब अपना दोबारा स्टेट जो है अपने हिसाब से बना सकती। ठीक, प्रेसिडेंट कैन इशू। अब ये तो थी, देखो नॉर्मल सी बात है कि पार्लियामेंट लॉ बना रही थी। इमेजिन अ सिचुएशन कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो जब पार्लियामेंट या असेंबली सेशन में नहीं होती है तो फिर क्या आते हैं, ऑर्डिनेंसेस, है ना। तो अब ये सेम चीज प्रेसिडेंट जो ऑर्डिनेंस इशू कर रहे हैं उस पर भी लागू होगी। डोंट वरी, जब हम वो पार्लियामेंट करेंगे तो हम आपको ऑर्डिनेंस बताऊंगी, व्हाट इज ऑर्डिनेंस एक्चुअली, या जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी तब कराऊंगी। जनरली मैं प्रेसिडेंट के साथ ऑर्डिनेंस कराती हूँ, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के साथ। ठीक है, ऑर्डिनेंस का मतलब होता है जब सेशन में नहीं है, इमरजेंसी सिचुएशन आई तो लॉ कौन बनाएगा, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करेंगे। तो ये सेम चीजें ऑर्डिनेंस पे भी लागू होती है, जो लॉ मेकिंग पावर पार्लियामेंट की थी। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंसेस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स, कैन इशू ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। If parliament is not in session. (42nd Constitutional Amendment). 42nd Constitutional Amendment tells that above provisions, legislative and executive extends not only to the states, where emergency is in operation, but also in another state. Also in another state. ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि ये जो प्रोविजंस हमने बताया एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, अब जिस स्टेट में है जहां लगा रखी है इमरजेंसी, सिर्फ उसमें ही नहीं बाकियों में भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। ये किससे आया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे टाइप के रिलेशन की, दैट इज फाइनेंशियल रिलेशन। ये कैसे ऑल्टर हो सकते हैं, लिखो, प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई the constitutional distribution. President can modify the constitutional distribution of revenues between center and states. समझे मतलब कि प्रेसिडेंट चाहे तो जो रेवेन्यू का मतलब क्या है, इनकम, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उसको चाहे तो ऑल्टर कर सकते हैं। भाई अब तक इतने पैसे मिलते थे, बट इमरजेंसी है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। ठीक है, अब ऐसे ही थोड़ी ना बोलते हैं कि वॉर है या वायलेंस है वो किसी कंट्री को 10 साल पीछे ले जाता है। फाइनेंशियल लॉस तो होते ही है ना। तो प्रेसिडेंट
can modify the constitutional distribution of revenues between central and states. It continues till the end of the financial year in which the emergency ceases to operate. CEA-SES नहीं, इसमें 6 मंथ नहीं है, इसमें उस फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें वो एंड होगी. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है? फाइनेंशियल ईयर हाँ फर्स्ट से स्टार्ट होता है ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल दिसंबर में खत्म हो गई, फिर ये फाइनेंशियल ईयर कब तक चलेगा? 31 मार्च तक चलेगा. तो वहां तक ये सेम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, 1 अप्रैल से चेंज हो जाएगा. ठीक है, समझे? तो उस फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा जिसमें वो इमरजेंसी लगी थी या हटी, मतलब जिसमें हटी है वो. ठीक है. एवरी सच ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट should be laid before both the houses of parliament. Done. तो हमारा हो गया सेंटर स्टेट रिलेशन पे, हो गया कि सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या इंपैक्ट होगा. अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन टर्म ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज. ठीक है, इनकी लाइफ पे क्या असर होगा. अब एक्सटेंड हो जाएगी लोकसभा की टर्म, है ना, इसीलिए तो यूज किया गया था इस इमरजेंसी को, टू एक्सटेंड द टर्म ऑफ लोकसभा. ठीक है, तो अब क्या करें, लोकसभा कैसे एक्सटेंड की जा सकती है? 1 ईयर एट ए टाइम, है ना, indefinitely हालांकि. However, this extension becomes void beyond a period of 6 months after emergency is revoked. अगर ये इमरजेंसी रिवोक हो जाए 6 महीने तक एक्सटेंड होगी बस, उसके बाद फिर नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल मैंने हम पार्लियामेंट आज बैठी, उन्होंने कहा कि 1 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया जाए लोकसभा की टर्म को, पर इमरजेंसी जो है वो 2 महीने बाद खत्म हो गई. तो अब इमरजेंसी खत्म होने के 6 महीने तक ही एक्सटेंड हो सकती है, उसके आगे वो अपने आप खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस टर्म ऑफ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड 2 times ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी ऑफ 1975. ठीक है, हालांकि इंडेफिनिट किया जा सकता है, 1 साल 1 बार में किया जा सकता है, बट जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तो उसके सिर्फ 6 महीने तक वो एक्सटेंशन वैलिड रहेगा. चलिए, और स्टेट असेंबलीज सिमिलर फैशन. ठीक है, 1 ईयर एट ए टाइम, इंडेफिनिट टाइम के लिए. हाउएवर दिस extension discontinues beyond the period of 6 months after emergency is revoked. Then तो ये था इनकी लाइफ पे असर. देन इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट. तो मैंने बताया कि इसको गवर्न करते हैं आर्टिकल 358 एंड 359. ठीक है, तो अब ये कहता है कि देखो प्रेसिडेंट रूल लगते ही अंडर आर्टिकल 358 359 सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विल बी सस्पेंडेड. ठीक है, कौन से राइट नहीं, कभी भी किसी सिचुएशन में नहीं होंगे? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21. ये याद रखना है, किसी भी सिचुएशन में ये जो है राइट टू लाइफ नहीं लिया जा सकता ना किसी का, समझे? इसीलिए अब आपको आर्टिकल पक्का पता है कि 21 क्या है और 20 क्या है, तो आपको पता होगा कि भैया तो किसी भी सिचुएशन में नहीं लिया जाएगा. इमरजेंसी है, इसका मतलब थोड़ी कि फांसी थोड़ी लगा दोगे किसी को, गोली थोड़ी मार दोगे, है ना. तो ये बेसिकली 2021 तो किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी के फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडेड. तो अब ये कह रहा है कि आर्टिकल 358 की बात कर लेते हैं. सबसे पहले ये डील करता है सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19. आर्टिकल 19 के सस्पेंशन की बात करता है. ये कहता है कि देखो ये तो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा द डे द टाइम नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट. उनको बोलने की भी जरूरत नहीं, अपने आप ही समझ लेना कि जिस वक्त नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई. आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 क्या है? हाँ एग्जैक्टली, वो 6 के 6 राइट आपके चले जाएंगे. स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, है ना, ये सब चले जाएंगे. ठीक है, नो सेपरेट ऑर्डर इज रिक्वायर्ड.
ठीक है, इट मीन्स गवर्नमेंट कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन, ऐसा कोई भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन ले सकती है विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट मेंशन्ड इन आर्टिकल 19। और आप ये नहीं बोल सकते मेरा 19 चला, आर्टिकल 19 चला गया, मुझे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अब नहीं है ना। तो अब ये क्या कह रहा है कि जैसे ही एज सून एज इमरजेंसी बिकम्स इनऑपरेटिव, वो इनऑपरेटिव होती है, आपका 19 वापस आ जाएगा। ठीक है, विच वॉज मेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी बिकेम इनइफेक्टिव। पर एक बात है, कोई उस टाइम पे जो भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन लिया गया था इस आर्टिकल 19 के अगेंस्ट, वो आज भी चैलेंज नहीं किया जाएगा, वापस आने के बाद भी नहीं चेंज किया जाएगा। नो रेमेडी इज देयर। उस वक्त जो एक्शन लिए गए थे आर्टिकल 19 को के अगेंस्ट, और आपको लगा था कि इनसे मेरा आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है, इमरजेंसी खत्म होने दो फिर जाऊंगा कोर्ट में, नहीं जा सकते, कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, गया वो मतलब उसके बाद ही अब आता है आर्टिकल 359। अब ये आर्टिकल 359 ठीक है। सो अब ये कह रहा है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 358 के बारे में क्या कहता है, दो तरह से लिमिट करता है 358 को। द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। क्यों तभी जाएगा जब इन दो ग्राउंड्स पे होगी। इंटरनल डिस्टर्बेंस पे जा सकता है, सॉरी आर्म्ड रिबेलियन पे जा सकता है नहीं। ठीक है, अगर इमरजेंसी इन दो बेसिस पे डिक्लेयर हुई है, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, तो आपका आर्टिकल 19 जाएगा। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। बट अब ऐसा हो जाए कि मणिपुर में वायलेंस हम नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हैं तो नहीं जाएगा, तो योर आर्टिकल 19 विल रिमेन इन इफेक्ट जब तक कि प्रेसिडेंट स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन देकर के ना बोले। ठीक है, ओनली दोज लॉज विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड that have been enacted in relation to proclamation of emergency, also only those executive actions are protected which are issued under such law। अब देखो, अब ये कह रहा है कि मैंने कहा कि कोई रेमेडी लाई नहीं करती, आपका आर्टिकल 19 अगर वायलेट भी हो जाता है तो कोर्ट में जाने नहीं जा पाओगे। तो ये कहता है कि सिर्फ उनको चैलेंज नहीं कर सकते, उन एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शंस को चैलेंज नहीं कर सकते जो इमरजेंसी के बेसिस पे किए गए थे। अगर किसी और तरीके से आपका आर्टिकल 19 वायलेट किया फिर बाद में चलेगा ना, है ना। तो इमरजेंसी प्रोविजंस को चैलेंज नहीं किया जाएगा आर्टिकल 19 पे, बाकी को चैलेंज किया जा सकता है। ओनली सच लॉज आर प्रोटेक्टेड जो इमरजेंसी के टाइम के लिए आए थे। समझ में आ गई? बहुत एक्सेप्शंस। अब क्या कहता है 359 बात करता है, अब ये कहता है कि अब बात करते हैं और फंडामेंटल राइट्स की। उसके लिए क्या होगा, प्रेसिडेंट में इशू नोटिफिकेशन कि आपका ये वाला राइट दिस इज सस्पेंडेड। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, और कितने पीरियड के लिए सस्पेंडेड है ये भी बताया जाएगा। ठीक है, इवन द शॉर्टर पीरियड स्पेसिफाई इन द प्रेसिडेंट ऑर्डर। ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी तक आपके राइट सस्पेंडेड रहेंगे, या ऐसा भी वो थोड़ा टाइम पीरियड भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी 6 महीने के लिए, हम 2 महीने के लिए सस्पेंड करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस दैट राइट्स आर नॉट सस्पेंडेड एज पर, रादर राइट टू मूव कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सच राइट इज सस्पेंडेड। राइट तो आ जाएंगे आपके वापस, राइट नहीं रहेंगे कहीं पे, बट आप उन राइट्स को क्लेम करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए ऐसा कहा गया कि राइट नहीं है ना। Suspension could be applied either the whole of India or the specified part of the country। ठीक है, वो प्रेसिडेंट अपने ऑर्डर में मेंशन करेंगे। क्या क्या चीजें मेंशन करेंगे, कौन से फंडामेंटल राइट गए हैं, कितने टाइम के लिए गए हैं, कितने कितने एरिया में गए हैं। ठीक है, द प्रोविजन अप्लाइज टू ओनली दोज राइट्स विच आर मेंशन्ड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जो मेंशन नहीं है वो आपके इंटैक्ट है। चलिए, any legislative executive action done during the operation of emergency cannot challenge the courts even after emergency is revoked। कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के लिए आपने कुछ एक्शंस लिए थे, उनको अब भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब क्या कहता है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिमिटेशन आर्टिकल 359 पे फॉलोइंग बेस पे लिमिटेशन लगाता है। क्या लिमिटेशन,
20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते, आप उसके लिए कोर्ट में मूव कर सकते हो। देन वही प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी से रिगार्डिंग ही आप मूव नहीं कर सकते, बाकी अगर आपके फंडामेंटल राइट किसी वजह से लिए जाए तो आप मूव कर सकते हैं, है ना। ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी देश में कि किसी के फंडामेंटल राइट ही नहीं है। तो देखो भाई, इमरजेंसी से रिलेशन में अगर कोई लॉ आया है, उसके तहत आपके राइट जा रहे हैं, तो आप मूव नहीं कर सकते, एल्स आप अपने राइट के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन के तहत, ठीक है। अच्छा, इस केस को पढ़ना है, एडीएम, बड़ा फेमस केस है एडीएम जबलपुर केस, ये फंडामेंटल राइट्स को लेकर के ही जो इमरजेंसी के ड्यूरिंग सस्पेंड हुए थे, ठीक है। फिर आपका ये राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल वाला एडीएम जबलपुर केस ओवरटर्न करी थी इसकी जजमेंट इसमें। तो अब ये कह रहा 358 और 359 में क्या, मैंने क्या बताया, 358 सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19, 359 सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला तो क्या है, आर्टिकल 358 इज ओनली रिलेटेड टू आर्टिकल 19 और ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। दूसरा, एप्लीकेबल टू ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट 20 and 21 और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सटर्नल इमरजेंसी में होंगे दो ग्राउंड्स पे ही होते हैं, वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन। ये बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इमरजेंसी दोनों में सस्पेंड किए जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, सारी टेरिटरी पे, और ये स्पेसिफाई किया जाएगा किस टेरिटरी पे कितने दिन के लिए कौन से राइट, बताया था ना मैंने। ये प्रेसिडेंट और ड्यूरेशन क्या है, इमरजेंसी के एंटायर ड्यूरेशन, जैसे इमरजेंसी जाएगी आर्टिकल 19 वापस आ जाएगा, बट ये जो है पीरियड स्पेसिफाई किया जाएगा, वो एंटायर इमरजेंसी भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। चलो, क्रिटिसिज्म और नेशनल, सॉरी आपका वो प्रेसिडेंट रूल हम कल करेंगे, प्रेसिडेंट रूल एंड दूसरा आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, सेम ही होता है, बस एक तो ग्राउंड डिफरेंट हो जाता है, एक जो अप्रूवल का तरीका कि इसमें आपको 2 महीने मिल रहे थे, है ना, सॉरी 1 महीना मिल रहा था, हाँ बस ये चेंजेस, थोड़े थोड़े से चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिया, 358 एंड 359 कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। कल हम करते हैं फिर ये आपका प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए।